सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। सावन के पहले दिन बारिश की फुहारों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। तपती गर्मी से त्रस्त लोगों के चेहरे खिल उठे। सेंट्रल दिल्ली में बारिश से मौसम शानदार हो गया। राजधानी में करीब घंटे भर हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। जोरदार बारिश से पारा 38 से गिरकर 27 डिग्री पे पहुंच गया। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हुई। मंडावली और चिराग दिल्ली में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हुई। वहीं द्वारका इलाके में भी अच्छी खासी बारिश हुई। दिल्ली के शाहदरा, मालवीय नगर और लाजपत नगर में भी झमाझम बारिश हुई। सावन की पहली बारिश से राजधानी का मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली के मटियाला इलाके में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। यहां गलियों में पानी भर जाने से लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया। गलियां ही नहीं, सड़कों पर भी पानी भरने से आवाजाही में परेशानी हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में ज्यादा बारिश हुई। जिन इलाकों में जोरदार बारिश हुई उनमें बवाना, मंगोलपुरी, रोहिणी, अलीपुर, गोकुलपुरी, यमुना विहार, नंदनगरी समेत कई दर्जन इलाके हैं। दिल्ली में काफी इंतजार के बाद हुई बारिश की वजह से द्वारका समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जैम लग गया। द्वारका में लगे लंबे चौड़े जैम की वजह से गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक ठप रही। कई और जगहों पर भी ट्रैफिक जैम रहा और गाड़ियां सुस्त रफ्तार से चली। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छुट्टी के दिन पहुंचे लोगों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। दिल्ली में मानसून की दस्तक के बाद भी गर्मी का कहर जारी था। तापमान 40 डिग्री के पार कर चुका था। इस बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जोरदार बारिश हुई। जुलाई के महीने में आसमान से बरसती आग से त्रस्त लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। गाजियाबाद में भी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। यहां भी काफी देर सावन के मेघ भर से कुछ सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हुई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसे। कुछ इलाकों में जलभराव से आवाजाही में परेशानी हुई, लेकिन कुल मिलाकर उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुंबई में आज फिर हाई टाइड ने दस्तक दी। हाई टाइड के चलते समंदर में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठी। बताया जाता है कि ये लहरें करीब 5 मीटर तक ऊंची थी। पहले ही बीएमसी ने हाई टाइड का अलर्ट जारी किया था। हाई टाइड को देखते हुए समंदर के पास नोटिस बोर्ड लगाया गया था और लोगों को समंदर में उतरने से मना किया गया था। हालांकि ऊंची उठती लहरों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग समंदर के किनारे पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर में आज भले ही बारिश हुई हो, लेकिन कई राज्यों में काफी कम बारिश होने से सूखे का संकट गहरा गया है। देश के 85% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई और किसानों का दिल अब बैठा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अयोध्या के शमशान घाट पर बारिश कराने के लिए अघोरियों ने विशेष पूजा शुरू कर दी है। तंत्र मंत्र की साधना में लीन ये साधु धूनी रमाए बैठा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अयोध्या के शमशान घाट पर बारिश कराने के लिए अघोरियों ने विशेष पूजा शुरू कर दी है। तंत्र मंत्र की साधना में लीन ये साधु धूनी रमाए हुए हैं। इनका मानना है कि साधना से बारिश जरूर होगी। कानपुर में भी किसान बारिश के लिए तरह तरह के टोटके आजमा रहे। बच्चे आसमान की ओर ईंट मारकर सूरज को जाने के लिए कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 में लोगों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए ये टोटका किया। अच्छी बारिश के लिए हर साल ये टोटका किया जाता है। सूखे का असर बाजारों तक दिखने लगा है। प्याज और आलू के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर महंगा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 40 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि पिछले हफ्ते तक 15 से 20 रुपए किलो था। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टमाटर 40 के पार चला गया है। मुंबई में टमाटर 45 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कई सब्जियों के भाव 40% तक बढ़ चुके हैं। सब्जियों के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा, सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है। ये कैसे अच्छे दिन हैं? एक के बाद एक चीजें महंगी होती चली जा रही है और सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किस तरीके के अच्छे दिनों का वादा ये सरकार और सरकार के नेता देश के लोगों से करते थे। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेसियों ने पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर मार्च भी निकाला।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला लेकर प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों ने चप्पल जूतों से पुतले को पीटकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के पुतले के साथ मार्च निकाला और पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में अरविंदर सिंह लवली समेत दिल्ली के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक ने पब कल्चर पर बैन लगाने की वकालत की है। गोवा से ताल्लुक रखने वाले श्रीपद नायक ने कहा कि पब कल्चर पर लगाम जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने पब कल्चर को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जो हमारे कल्चर के खिलाफ होगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संस्कृति के विरोध में कुछ होगा वो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जो कुछ कोई काम करेगा उसको कोई अपोज करने की जरूरत नहीं है। कहना इतना ही है, जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक जैसा ही बयान गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धवालगी करने दिया था। उन्होंने छोटे कपड़ों में लड़कियों के पब जाने पर पाबंदी की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने सुदीन के इस बयान का समर्थन किया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पब पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सबको अपनी तरह से जीने की आजादी है और सरकार को इस बाबत बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कि मैं कहूँगा हर आदमी की अपनी आजादी है और उस पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इस पे सरकार को बहुत विचार करके कोई फैसला करना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक के पब विरोधी बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि पब पर पाबंदी की बात करना ओछी मानसिकता को बयां करता है। तो सोचती हूँ कि ये बहुत सिकुड़ी हुई सी मानसिकता है। आजादी के इतने सालों बाद अगर हम लड़कियों को कहें कि आप पब में मत जाइए, ये मत करिए, और वेस्टर्न कल्चर ऑलरेडी हमारे यहाँ इतना आ चुका है कि हम इसको अब रोक भी नहीं सकते, और मैं सोचती हूँ कि रोकना चाहिए भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर वार्ता में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए हैं। मोदी की ये पहली बड़ी विदेश यात्रा है जहां वो कई राष्ट्र प्रमुखों से रूबरू होंगे। 15 जुलाई को मोदी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी ब्राजील रवाना हुई है। साथ ही पीएम के प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। मोदी ने यह भी कहा है कि विकास बैंक को लेकर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इस बात पर भी विचार होगा कि विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा या फिर नई दिल्ली में। ब्रिक्स विकास बैंक की शुरुआती पूंजी 50 या 100 अरब डॉलर रखे जाने पर भी आखिरी फैसला होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हर साल ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है। 14-15 जुलाई को ब्राजील में होने वाले इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार लाने पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। सूत्रों से खबर है कि ब्राजील रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नंबर 2 किसी को नहीं बनाया है। पहले खबर थी कि पीएम गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नंबर 2 का जिम्मा सौंपेंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि पीएम की गैर मौजूदगी में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में पक्ष रखेंगे। अगर संसद में पीएमओ से जुड़ा कोई सवाल या मुद्दा आता है तो उस पर जितेंद्र सिंह ही पीएम की ओर से जवाब देंगे। देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने पिछले दिनों पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद से लंबी मुलाकात की। उन्होंने हाफिज से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कई सवाल पूछे जिसे वो नकारता रहा है। हाफिज सईद से मेरी काफी लंबी मुलाकात हुई, करीब 1-1.5 घंटे। उसमें तरह तरह की बातें हुई, बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की भी, कुछ उनके आतंकवादी कारनामों के बारे में भी। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने इंडिया न्यूज को खास तौर पर बताया कि उन्होंने हाफिज सईद से क्या क्या पूछा था। हाफिज सईद ने वैदिक को बताया कि उस पर भारत बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है। उनकी जो कुछ भी गतिविधियां होती हैं भारत विरोधी, और वो जो कहते हैं कि मैं खिदमत में लगा हूं, उन सब पर भी बात हुई। मैंने कहा आप तशद्दुद को, हिंसा को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों हर जगह हिंसा फैलाते हैं? तो बोले यही तो मुझ पे इल्जाम है।
26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हमले की साजिश से इनकार करता है। हाफिज ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक को बताया कि उसे टीवी से पता चला कि मुंबई में हमला हुआ है और उसका नाम उछाला जा रहा है। बम्बई में जो हुआ किसने कराया? बोले जब हो गया सारा तो मैं भी टीवी खोल के देखने लगा। 2 घंटे बाद मेरा नाम शुरू हुआ तो लोग मेरे नाम की माला जपने लगे, ये मैंने कराया, मैंने कराया। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात की और उसने मोदी को बेहद खतरनाक शख्स बताया। लगे नरेंद्र मोदी तो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान एक बार भी न तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला है, न इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, न पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला है। राजस्थान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर मजबूत क्षमता वाले मोबाइल टावर लगा दिए हैं। इन मोबाइल नेटवर्क की रेंज भारत सीमा से 20 से 40 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। राजस्थान सीमा के कई गांवों और इलाकों में दर्जनों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आसानी से मिल रहे हैं। इससे बॉर्डर पार संदेशों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। पाकिस्तान की ये चाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गई है। दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश के मोबाइल या लैंडलाइन का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान इन सारे नियमों को ताक पर रखकर जानबूझकर सीमा पर सीडीएमए तकनीक के मजबूत टावर का नेटवर्क खड़ा करता जा रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के लिए 5 नाम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे हैं। इनमें राम नाईक, केसरीनाथ त्रिपाठी, वीके मल्होत्रा, कैलाश जोशी और बलराम टंडन के नाम शामिल है। जल्द इनके राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि केसरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल, राम नाईक को यूपी, कैलाश जोशी को छत्तीसगढ़ या गोवा का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं वीके मल्होत्रा को पंजाब और बलराम टंडन को कर्नाटक की कमान सौंपी जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास के बाहर आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। कृषि लोन में रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए आप कार्यकर्ताओं ने हुड्डा के आवास के बाहर धरना भी दिया। आम आदमी पार्टी नवीन जयहिंद की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। हुड्डा के आवास के बाहर से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरदस्ती हटाया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद तपस पॉल के विवादित बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी हल्ला बोला। एमपी के गुना में किसानों की समस्याओं को लेकर 7 दिन से अनशन पर बैठे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपना अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। हरियाणा के हिसार में जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन चेतना यात्रा निकाली। यात्रा को पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कौशिक ने झंडा दिखाकर रवाना किया। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। बिहार के पशुपालन मंत्री वैद्यनाथ साहनी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। लचर व्यवस्था और अस्पताल अधीक्षक को नदारद पाकर उन्होंने डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल मालदा मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 36 घंटों में यहां 12 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। मरने वाले ज्यादातर बच्चे 1 महीने से कम के हैं। इन्हें जन्म के वक्त कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याएं। बच्चों की मौत का यह सिलसिला कल से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल का ये सरकारी अस्पताल जून में किसी अज्ञात बीमारी के चलते 23 शिशुओं की मौत के बाद चर्चा में आया था। अब एक बार फिर इसी अस्पताल में हुई 12 बच्चों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में रेलवे ट्रैक पर एक किसान की खुदकुशी मामले में पुलिस के लचर रवैये से नाराज लोगों ने जीआरपी के एएसआई की जमकर पिटाई कर दी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोककर उसके सामने नारेबाजी की। अलीगढ़ के हरदुआगंज में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हंगामा किया। थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सड़क पर जैम लगा दिया। विधायक और एसडीएम ने भरोसा दिया, तब जाकर लोग माने। यूपी के औरैया कन्नौज रोड पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस के गड्ढे में पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
औरैया कन्नौज रोड पर सहायल थाना के साउथारा का अड्डा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस का टायर रोड पर गिराए गए गिट्टी में फंसकर अलग हो गया। इसी वजह से बस बेकाबू हो गई और गड्ढे में जा गिरी। आगरा में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टायर पंचर होने की वजह से बस बेकाबू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में खाई में बस गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर सुनकर हिमाचल सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर GS बाली ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यूपी के बिजनौर से पुलिसिया जुर्म का खौफनाक चेहरा सामने आया, जहां इंसाफ मांगने गई एक गर्भवती महिला पर पुलिस वालों ने लाठियां भांजी, जिसकी वजह से एक दिन बाद महिला का गर्भपात हो गया। महिला का आरोप है कि हत्या के एक मामले में इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने के दौरान एक पुलिस वाले ने उसके पेट पर लात मारी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। दरअसल पुलिसिया जुर्म की वारदात गुरुवार को हुई। बिजनौर के नवलपुर गांव में लोग हत्या के एक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक किन्नर बने बहरूपिये पर रेप का आरोप लगा है। ओडिशा से दिल्ली आई लड़की के मुताबिक आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर उसे अपने घर रखा और बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने पूर्व मंत्री के बेटे की पीट कर हत्या कर दी। आरजेडी सरकार में मंत्री रहे रामाश्रय साहनी के बेटे राजीव साहनी पर लोगों ने गाड़ी चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इटावा में यूपी गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राम सेवक यादव के बेटे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देर रात एक होटल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। होटल काका के रूम नंबर 102 में राजीव नाम के शख्स रुके हुए थे। शनिवार की रात होटल के कर्मचारियों ने जब रूम में देखा तो वहां लाश मिली। आगरा के अचनेरा इलाके में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दबंगों ने लड़की को रेप के बाद हत्या की धमकी दी थी। कानपुर के चकेरी में लापता लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 14 साल का अमन शनिवार शाम से ही लापता था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मंदिर के पुजारी की हत्या दबंगों ने कर दी। बताया जाता है कि करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए भू माफियाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के रामपुर के जंगल में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव 2-3 दिन पुराना है और इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई। यूपी के गाजीपुर में टीचर की बेरहम पिटाई की वजह से चौथी का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मसूरी में 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर पेट्रोल पंप मालिक को लूट लिया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने नकली नोटों के तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को करीब 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में लॉटरी के नाम पर लोगों को ठगने वाला एक शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बिहार के नालंदा में तकनीकी खराबी के चलते श्रमजीवी एक्सप्रेस पर ब्रेक लग गया और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने मनमाना किराया वसूलने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर नकेल कसने के लिए खास अभियान चलाया। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लापता हुई बाघिन को खोज निकाला गया है। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वहीं कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। वाराणसी में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का विश्वनाथ मंदिर में तांता लगा रहा। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा। नासिक में अगले साल होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं।